नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने से छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत जोरदार ताबड़तोड़ भौकाल स्वागत आप सभी का किया जाता है। आप सभी को मैं ये बात बता देना चाहूंगा कि क्लास के अंदर आ चुके जो छात्र हैं ये कोई आम छात्र नहीं है। पूछता है भारत में पॉलिटी की इस खास क्लास के अंदर विजयी भव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज की क्लास के अंदर जो होगा वो हर एक बात याद रखी जाएगी। और इस क्लास के अंतर्गत जितने भी छात्र आए हैं एक बार मुझे बता देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी कोई आम छात्र नहीं है। भौकाली काटने के लिए आप भौकाली छात्र हैं, जिस वजह से इस क्लास के अंदर चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आगे रखा जाएगा। कोई समस्या अगर होती है उसको जरूर बताइएगा, क्योंकि समस्या को दूर करने के लिए ही तो मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि विजय भव सीरीज को लेकर हम चीजों को स्टार्ट कर चुके हैं और विजय भव सीरीज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी बन जाता है। सर, सीरीज का नाम है विजयी भव। विजयी भव का मतलब है कि इस सीरीज के बाद आपकी विजय को कोई नहीं रोक सकता। आप ये मान लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन 100 नहीं 1000% निर्धारित तौर पर तय है। मैं आपको हवा में प्रणाम करते हुए, आप सभी के हवा में प्रणाम लेते हुए, दंडवत प्रणाम लेते हुए, कोटि कोटि प्रणाम लेते हुए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि विजयी भव सीरीज के अंदर आपको कंप्लीट जीएस देखने को मिलने वाली है। कंप्लीट जीके जीएस आपको देखने को मिलने वाली है, वो भी ऑन यूट्यूब एक्सक्लूसिव आपको देखने को मिलने वाली है। यानी यूट्यूब पर एक्सक्लूसिव तरीके से आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूं कि पॉलिटी की क्लास कितनी होनी है। 10 क्लास पॉलिटी की होनी है। हिस्ट्री की क्लास कितनी होनी है? हिस्ट्री की 10 क्लास आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपको जियो की क्लास 5 देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इको की क्लास आपको 5 देखने को मिलेंगी। इसके बाद अलग से मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके, अलग से आप लोगों को यूपी जीके, अलग से मैं आप लोगों को मूल विधि और अलग से मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स कराऊंगा। हालांकि इसके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी है। चैनल के ऊपर है, आप ही लोगों के चैनल के ऊपर है। आज विजयी भव सीरीज का दूसरा हिस्सा है, क्योंकि मैं पॉलिटी की क्लास को स्टार्ट कर चुका हूं, तो आज आपकी पॉलिटी की दूसरे नंबर की क्लास आपको देखने को मिल रही है। अब पॉलिटी की दूसरे नंबर की क्लास के अंदर आज की जो टॉपिक है वो क्या क्या है? सर, आज की क्लास में फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल अधिकार, डीपीएसपीज आपके होंगे और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य भी देखने को मिल जाएंगे। कमाल की बात यह है कि इस पूरी सीरीज के माध्यम से आपको यूपीएसआई के कंप्लीट पीवाईक्यूएस प्लस एफवाईक्यूएस यानी फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस भी पूरे हो जाएंगे, जो आपको इस वर्ष देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप तैयार हैं तो फटाफट बता दीजिए बिना किसी परेशानी के, क्योंकि आपका आ जाना क्लास के अंदर माहौल बना देता है। अगर आप तैयार हैं तो मुझे बता दीजिए। दूसरी सीरीज के लिए, पॉलिटी के सेकंड के लिए विजयी भव के साथ शुरुआत कर रहे हैं सीरीज की। बता दीजिए, पीडीएफ कल का कल डाल दिया था, आज का आज डलेगा। पीडीएफ रेगुलरली डल रहे हैं, पीडीएफ में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। फटाफट बताइए तैयार हैं कि नहीं। कितने ऐसे छात्र हैं जिनको किसी प्रकार की कोई समस्या है? अगर कोई समस्या नहीं है तो वो भी आप बता दीजिए, जिससे कि मैं जान पाऊं कि कौन कौन छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं। फिर हम क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी परेशानी के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुत बढ़िया, राम 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 भाई, राम राम। स्टार्ट करें, खींचे मीटर को। चलो ठीक है, चलो लीजिए जी। ये रहा सवाल पहले नंबर का, आपको यूपी कांस्टेबल में देखने को मिलता है। यूपीपी कांस्टेबल 2018। यानी ये जो सीरीज है ये केवल ना सिर्फ दरोगा के लिए, बल्कि ये सीरीज कांस्टेबल के लिए, और साथ ही साथ ये सीरीज ना केवल कांस्टेबल के लिए बल्कि कांस्टेबल के साथ साथ ये सीरीज होमगार्डों के लिए भी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि होमगार्ड की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इस लेवल की तैयारी हम करा रहे हैं कि भैया आप ये समझ लो यूपीएससी की तैयारी करो, ये कांस्टेबल वगैरह आप आराम से कर पाओगे। राणा जी को प्रणाम प्रणाम मेरे भाई, आगे बढ़े। लीजिए, Which article of Constitution deal with the protection of the intersection of minorities? माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा हमारे किन आर्टिकल के माध्यम से की जाती है? सर, हमें आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आपके जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। 6 मूल अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। 6 मूल अधिकार है, शुरुआत में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। स्वतंत्रता का, सबसे पहले समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा आपको देखने को मिलता है शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक, छठवां संपत्ति का था जो खत्म हो गया, सातवां संवैधानिक उपचार होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है। अगर मैं बात करूं, इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं 2 अधिकार, 29 और 30। ये संस्कृति के अधिकार होते हैं, दोनों ही होंगे। 28 होता है धार्मिक अधिकार होता है, यानी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रावधान, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रावधान, शैक्षणिक
संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रावधान आपको यहां देखने को मिलते थे। क्या? धार्मिक प्रावधान आपको यहां देखने को मिलते थे, जिनकी चर्चा यहां की जाती है। यानी कि यहां पर शैक्षणिक संस्थान के अंदर जो भी रिलीजियस प्रोविजंस होते थे वो देखने को मिल जाते थे। इसके बाद हम आगे बढ़ें और बात करते हैं इसके बारे में कि आर्टिकल 29 क्या कहता है। बच्चे, आर्टिकल 29 के अंतर्गत एक बात लिखी जाती है जो आपको समझाती है और आपसे कह के जाती है कि आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग जितने भी माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज किस बेसिस पर हो सकते हैं? या तो ये भाषाई आधार पर हो सकते हैं, या धार्मिक आधार पर हो सकते हैं, या तो रिलीजियस होंगे या लिंग्विस्टिक होंगे। ये अपनी संस्कृति को बचाने के प्रावधान कर सकते हैं और 30 के अंदर वह अपने शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मदरसों में शिक्षा का चलना, मदरसों में शिक्षा यहां पर देखने को मिल जाएगी, बट मदरसों का निर्माण यहां देखने को मिल जाएगा। मदरसों का निर्माण आपको यहां देखने को मिलेगा कि मदरसों का निर्माण संभव है, जो आपको यहां देखने को मिलेगा, उसमें शिक्षा का होना वहां देखने को मिलेगा। परफेक्ट है, करेक्ट आंसर सी होगा। अगला सवाल ये रहा, अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को किस ऐतिहासिक मामले में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? ये बहुत बढ़िया सवाल आपको देखने को मिलेगा। निजता का मामला आपको कब देखने को मिलता है? सर, निजता का मामला का मतलब होता है राइट टू प्राइवेसी आपको कब देखने को मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। राइट टू प्राइवेसी आपको कहां, कब, कैसे, किस तरीके से देखने को मिला था, जिसको हम राइट टू प्राइवेसी कहते हैं? फटाफट बताइए, राइट टू प्राइवेसी कहां कहां देखने को मिला था, इसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसे बच्चों पर बिल्कुल ध्यान मत देना जो फेक चीज फैला रहे हैं कि क्लास लैग हो रही है, ये हो रही है। लैगिंग की समस्या कोसों दूर भगा दी गई है, ठीक है, और इसी वजह से अब आपके सामने स्पष्टीकरण दिख रहा है। अगर मैं यहीं पर चर्चा करता हूं और आपको बताता हूं तो इसके बारे में थोड़ा समझना लल्ला, ठीक है, याद रखना कि भाई यहां मेनका गांधी केस है, केशवानंद भारती का है, पुट्टा स्वामी है, गोलकनाथ का केस है। सर, करेक्ट लेवल पर हम बात करते हैं, ज्यादातर लोगों का कहना है कि सर इसके अंतर्गत सर जी ये क्या कह रहा है, ज्यादातर देखो बच्चे, जो आपका ये केस आपको देखने को मिलता है, दिस इज पुट्टा स्वामी केस, ये आपको देखने को मिलता है, दिस इज पुट्टा स्वामी केस आपको देखने को मिलता है। मेनका गांधी का केस 1978 का है। मेनका गांधी के केस के अंदर कहा गया था विदेश जाने के अधिकार के संदर्भ में, ये विदेश जाने के अधिकार का मामला था। ये था क्या? विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार आपको यहां देखने को मिलता था, विदेश जाने का अधिकार आपको यहां देखने को मिलता था। ये मतलब क्या? राइट टू फ्लाई अब्रॉड, राइट टू फ्लाई अब्रॉड, फ्लाई अब्रॉड आपको देखने को मिलता है। और ये कहां शामिल हुआ था राइट टू फ्लाई अब्रॉड? सर आर्टिकल 21 में, पहले 19 में था। केशवानंदा भारती का केस सर यह आपको देखने को मिलता है 1973 का केस है, केशवानंद भारती का केस। इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज हुए थे, इसके अलावा आपकी प्रस्तावना में भी चेंजेस आपको देखने को मिले थे, ठीक है। चलिए, बहुत बिना किसी परेशानी के, ठीक है। नेक्स्ट है, ये पुट्टा स्वामी हो गया। गोलकनाथ का केस 1967 का था, इसमें प्रस्तावना को लेकर काफी चेंजेस आए थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में विदेशियों को उपलब्ध नहीं है? कांस्टेबल 2024 शिफ्ट 1। देखो, अगर सवाल अपडेटेड नहीं करोगे तो तुम पिछड़ जाओगे, इस भीड़ में आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। इस वजह से जरूरी है कि आप वही कंटेंट पढ़ें जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। अब यहां पर जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपके सिलेक्शन वाला कंटेंट है। अब यहां थोड़ी सी बातों को समझना लल्ला कि मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कौन सा अधिकार है जो भारत में विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। ये 2024 में पूछा गया सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, ठीक है। अब ये समझ लेना, हालांकि पेपर लीक हो गया था, ठीक है, तो पेपर कैंसिल हो गया था, पर लीक होने का मतलब ये थोड़ी है कि सवाल भी लीक हो गए थे, है? सवाल तो ये पहले ही करा रखे थे, सवाल तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखे थे, है ना। तो यहां पर समझना, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल विदेशियों को उपलब्ध नहीं होते, ओनली सिटीजन राइट एक्सक्लूसिव होते हैं। ओनली सिटीजन राइट आपको देखने को मिलते हैं, केवल नागरिकों के होते हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल सिटीजनों को मिले होते हैं। जैसे राइट टू इक्वलिटी, सर ये 14 से लेकर 18 आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, 14 से लेकर 18 आपको देखने को मिलता है, याद रखना, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहां आपको एक आर्टिकल देखने को मिलता है जिसके अंदर है 19 ओनली सिटीजन आर्टिकल है, तो मतलब ये विदेशियों को नहीं मिलता। करेक्ट आंसर ये रहा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, एक अधिकार होता है जिस अधिकार का मतलब होता है अपनी इच्छा का, आपकी जो भी इच्छा रही हो, अपनी स्वेच्छा अर्थात इच्छा के अनुसार, स्वेच्छा से
आप अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। आजीविका चुनने का अधिकार होता है, स्वेच्छा से आजीविका चुनने का अधिकार, स्वेच्छा से आजीविका चुनने का अधिकार, आजीविका चुनने का अधिकार, आजीविका चुनने का अधिकार, ये है राइट टू चूज लाइवलीहुड। राइट टू चूज लाइवलीहुड आपको देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए, अपनी स्वेच्छा से आप आजीविका चुन सकते हैं, यह आर्टिकल कहां आता है? सर ये है आर्टिकल 19 फर्स्ट के जी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। 19 फर्स्ट के जी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना भैया, थ्योरी में इसकी बहुत जल्दी ही करा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। पूछा है आर्टिकल 32 डिस्क्राइब किया जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने किया था? देखो, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट होता है कि भारत के संविधान के अंदर ये हार्ट एंड सोल किस किस चीज को कहा गया है। ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये कौन है? संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। ये कितने लोगों ने कहा है? कुछ लोग कहते हैं कि संविधान का भाग 3 और भाग 4, कुछ लोग कहते हैं संविधान का भाग 3 और भाग 4 ये संविधान की आत्मा है। तो कुछ लोग इसे बताते, कुछ लोग इसे बताते। तो आप हमें ये बताइए, संविधान की आत्मा किस किस ने क्या क्या कहा है? इस सवाल का सही जवाब एक बच्चा कह रहा है अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको देखने को मिल जाएंगे। अंबेडकर चचा बता रहा है ये तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भैया जो हमारी प्रस्तावना है वो भी, प्रस्तावना भी पता लगता है कि प्रियम्बल भी संविधान के अंतर्गत देखने को मिलती है। और ये कैसे देखने को मिलती है? आत्मा और हृदय। किसने कहा था? सर सबसे पहले आप याद रखना, एम हिदायतुल्लाह आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे ठाकुर भार्गवदास देखने को मिलेंगे, ठाकुर भार्गवदास। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएंगे ठाकुर भार्गवदास के बाद नेक्स्ट पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे गोलकनाथ, देखने को मिल जाएंगे गोलकनाथ आपको देखने को मिल जाएंगे, गोलकनाथ आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपल है। भाग 3 और भाग 4 मिलकर भी संविधान की आत्मा बना सकते हैं, ये है ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। अगर वैसे मैं आपको बताऊं डॉक्टर भीमराव ने क्यों कहा, इनका कहना यह था क्योंकि भैया आर्टिकल 32 के अंदर रिट होती है जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, और बगैर मौलिक अधिकारों के ये कुछ भी नहीं है, ये संविधान कुछ भी नहीं है लल्ला। तो करेक्ट आंसर इसका ये होगा। अगला सवाल, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। आप अपने मौलिक अधिकारों की डिमांड करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। यह बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है? बहुत बढ़िया सवाल है। एक बच्चा पूछा क्या ग्रुप डी के लिए ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, फटाफट आंसर की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, बिना किसी परेशानी के हम बात करते हैं। K2F बेटा मान जा, ध्यान दो पढ़ाई पर। आपातकाल के दौरान मैं आर्टिकल्स देखता हूं, 356 में है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल की हम बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। सर्वाधिक यह लगा है मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 10-10 बार लग चुका है। 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, भारत में कभी नहीं लगी। 359 में लिखा होता है कि कुछ बेसिक प्रावधान ऐसे भी बन सकते हैं जिसके अंतर्गत इसमें देखो, बात को बहुत ध्यान से समझना, इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि आपके मौलिक अधिकार के प्रबंधन के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। 359 में बताया है कि आर्टिकल 20 और 21 कभी रद्द नहीं होंगे, ये आपके रद्द नहीं किए जाएंगे, ये निलंबित नहीं होंगे। कांट बी सस्पेंड, ये सस्पेंड नहीं हो सकते। कांट बी सस्पेंड, ये सस्पेंड नहीं हो सकते, ये लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर होगा 358। याद रखोगे कि नहीं? बाबू बोलो ना, याद रखोगे कि नहीं? याद रखोगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले में स्थापित किया गया था? सर मिनर्वा मिल्स का जो केस है, एजुकेशनल केस था, 1980 का था। बट मूल संरचना का जो कॉन्सेप्ट था, फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला था, यह आपको 1973 में ही आपको देखने को मिल गया था। कहां? 1917 में ही देखने को मिल गया था, 1973 में ही देखने को मिल गया था। याद रखेंगे? परफेक्ट। अगर मैं बात करूं केशवानंद भारती का केस, रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीएसआई में आने वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, अब इसी के बारे में मैं चर्चा करते हुए बताता हूं। केशवानंद भारती का केस है 1973 का, इसमें है केशवानंद भारती का केस। गोलकनाथ का केस है 1967 और ये जो मेनका गांधी का केस है 1978। अच्छा, कमाल की बात ये है कि इसके अंदर कई सारे केसेस की जैसे मैंने बात करी है, इसके बारे में मुझे बताइए। ठीक है, चलिए,
फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के तुल्य हैं। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के तुल्य है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। यानी बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट यहां बताया जाता है, एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, कि डीपीएसपी तथा फंडामेंटल राइट्स के मध्य एक बैलेंस होना बहुत बहुत आवश्यक है। इसके बारे में चर्चा यहां की जाती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं, केशवानंद भारती में मूल संरचना को बताया गया था। मूल संरचना क्या होती है कि संविधान में अगर कुछ प्रावधान दिए गए हैं, आप उसको रद्द नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्लास के अंदर मैं एक छात्र को ले लेता हूं जिसका नाम है आपका सरोवर कुमार। मैं कहूं कि सरोवर कुमार जो लड़का है, मैंने बोल दिया कि सरोवर कुमार नाम का लड़का है, एक अच्छा लड़का है, लेकिन इनकी महिला मित्र जो है उसका अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है। उसने कहा कि नाजी आई हैव ए बैड बॉय, तो मैं तो इसको बैड बॉय बोलूंगी। तो मैंने कहा कि यार बैड बॉय भले ही बोल लो, लेकिन लड़के की मूल संरचना परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। मतलब लड़के को भले ही बैड बोलो पर ये अच्छा रहना चाहिए। तो इनकी महिला मित्र इनसे कहती हैं कि सरोवर कुमार इज नॉट अ बैड बॉय। बोला अभी भी वही है, पर इन्होंने बैड टर्म को यहां ले आया। अब ये बैड टर्म को यहां क्यों लेके आई है? इन्होंने स्ट्रेस चेंज कर दी, मतलब कहने की जो स्ट्रेस है वो पूरी तरीके से चेंज कर दी। तो अब बोल रही है कि सरोवर कुमार इज नॉट अ बैड बॉय। ये कुछ भी हो सकता है पर बैड नहीं है। इन्होंने स्ट्रेस चेंज कर दिया, तो ये मूल संरचना नहीं बदली, ये अभी भी अच्छा ही रहा। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर काम कर सकता है। इसको बोला जाता है मूल संरचना का परिवर्तन ना होना। अब जैसे हमारे जो मूल अधिकार है उनमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट यहां पर आपका बताया गया है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? देखो बहुत ध्यान से एक बात बताना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चा, ये कॉन्सेप्ट है सीजीएल का। ये सीजीएल का कॉन्सेप्ट है जिसमें चर्चा की जाती है कि आपसे पूछा गया है कि भाई ये आपको बताना है कि क्रम क्या है, पहले क्या आएगा, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये इसी क्रम में होनी चाहिए। यानी समझना कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब एक ही लाइन में इसी क्रम में होने चाहिए। करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 15। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं कि सर जितनी भी हमारी पुरानी वाली चीजें आपको देखने को मिलती है, जिनको हम बोलते हैं कि हमारे पिछड़े वर्गों के लिए या फिर हम कह सकते हैं कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, किस क्लॉज में है? कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। वर्गों के विशेष प्रावधान आपको कहां देखने को मिलेंगे? विशेष प्रावधान आपको कहां देखने को मिलते हैं? कमजोर वर्गों के विशेष प्रावधान। क्लॉज बताओ मुझे कौन से क्लॉज में देखने को मिलते हैं? स्पेशल प्रोविजन फॉर द वीकन क्लासेस, यानी जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कहां देखने को मिलते हैं? फटाफट इसके बारे में चर्चा करके मुझे थोड़ा सा इसमें आप बता देंगे, थोड़ा सा इसमें आप बता देंगे, फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर 15 के 3 में महिला और 15 के 4 में पिछड़ा वर्ग है। अद्भुत, तुमने दिल ही खुश कर दिया। अगर मैं सच बताऊं 15 के 3 में महिला और बच्चे दोनों हैं, ठीक है, और 15 के 4 में क्या है, कमजोर वर्गों के विशेष प्रावधान, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 15 का 5 काम करता है, याद रखना, भूल मत जाना। 16 के अंदर बताया जाता है नौकरी में या सरकारी अवसरों के अंदर समानता रहनी चाहिए। जो भी सरकारी अवसर होते हैं उसमें सभी व्यक्तियों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बराबर का मौका ना मिले। 17 में बताया गया छुआछूत का अंत आपको बताया जाता है, उसके बारे में क्लियर किया गया है कि छुआछूत का अंत इसमें रहेगा, यानी अनटचेबिलिटी का एबोल्यूशन किया जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। अनुच्छेद 14 के अंदर क्या बताया जाता है? सर अनुच्छेद 14 के अंदर सीधे तौर पर याद रखना, अनुच्छेद 14 में बताया जाता है कि भैया कानून की नजरों में सब समान है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूपीएसआई, ये सेकंड शिफ्ट में 14 दिसंबर 2017 में हुआ था। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ एंड ड्यू रेस्पेक्ट ऑफ लॉ। इतना बढ़िया सवाल है जिसे आधे बच्चे अब गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए सर, एडिक्विटी, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। यार एसएससी के मामलों में मैं इतना फंस गया था एक टाइम पे तो कि मुझे इक्वालिटी भी एडिक्विटी नजर आता था। ठीक है, चलिए सर, ऐसा लगता है कि आपकी ही क्लास से दरोगा पेपर में आएंगे। कहने की बात यह है कि मैं होलसेल में दरोगा बनाता हूं, कि एक दो बच्चे दरोगा नहीं बनेंगे, क्लास को देखने वाला प्रत्येक बच्चा दरोगा है। ठीक है, याद रखना। सर जितना आपसे पढ़े थे वही आया था, ऐसा एक बच्चे का कहना है। दिक्कत ये नहीं है, देखो जो मैं पढ़ाता हूं वही पेपर में आता है। एग्जामिनर से सीधी बात है, क्लास देखता है एग्जामिनर,
जैसे तुम देख रहे हो ऐसे एग्जामिनर बैठा होगा, ऐसे गिलास में चाय भर रखी होगी फुल, ऐसे फूंक मारा, एग्जामिनर ने चाय पी रखी, एक सवाल लिख दिया कि बच्चों के पेपर में ये डालूंगा। यहां समझना, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं, ये जापान में आपको देखने को मिल जाती है, जापान से प्रक्रिया ली गई है। तो सर फिर अमेरिका से क्या लिया गया था? अमेरिका से लिए गए थे आपके फंडामेंटल राइट्स, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, सुप्रीम कोर्ट के 2 आर्टिकल 137 131 यानी जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीमेसी एंड आर्टिकल 61 आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर क्या बात की जाती है? राष्ट्रपति का महाभियोग। जापान की अगर मैं बात करूं, जापान के अंदर भी चर्चाएं की जाती है, जापान में भी चर्चाएं की जाती है कि जापान से हमने प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ लिया था, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया था? सर ये क्या है? सर यह विधि द्वारा, विधि ये आप बोल सकते हैं कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ आपका यहां से लिया गया, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ आपका यहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया है, फेडरलिज्म लिया गया है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट लिया गया है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। अगला सवाल ये रहा, किस संवैधानिक संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया था? अच्छा, यूपी कांस्टेबल पहले क्या था? प्रियर मींस 2 पेपरों में होता था, ठीक है, चलिए। लेकिन सीधी बात यह है, आप मुझे बताओ कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? कोई भी बता देगा। मतलब मैं ये बता रहा हूं, आपकी दुकान, मतलब जैसे घर हो आपका, घर के बाहर आप जाओ, कोई आदमी टहलता हुआ आपको देखो, उससे पूछना कि जी आप बताओगे समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? वो तुमसे कहेगा कि मेरे लाल मैं करूंगा कमाल, जवाब होगा 42। तो बता देगा 42 में संशोधन था 1976। लेकिन आप क्या पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो आप मुझे बताइए कि समिति ने इस प्रकार की सिफारिश करी थी। सर समिति भी पता है मुझे, तो सर मैं तो पता है एक बार पेपर निकाल लिया मैंने। अच्छा, समिति कौन सी है? सर स्वर्ण सिंह है। मैं बहुत बढ़िया। अब मैं आपका लेवल बढ़ाता हूं, अब मैं आपको यूपीएसआई की तरफ लेकर जाता हूं। स्वर्ण सिंह नाम के जो आदमी थे, ये उस समय करते क्या थे? ये विदेश मंत्री थे। किसके टेन्योर में? इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में विदेश मंत्री रहे ना बाबू, तो इनके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। स्वर्ण सिंह बाजी वहां पर ये थे। अनुच्छेद 21 से जो शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है, ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? सर इसको भी आप कह सकते हैं महालल्लू सवाल, MLS क्यों कहा जा सकता है? तो अगर मैं करेक्ट आंसर बताऊं कि भाई जो शिक्षा का अधिकार है ये सन 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन में। लेकिन यूपीएसआई पूछेगा ही नहीं। यूपीएसआई आपसे पूछेगा कि आप हमें ये बताइए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये एक्ट आया कब? सर ये 2009 में आया। लागू कब हुआ? लागू 2010 में हुआ। तो आरटीआई एक्ट ऑफ 2009 ये पूछा आपसे जा सकता है, ठीक है। हाथी घोड़े तोप तलवार सब इस बार थारी हैं, लेकिन तुम सबके ऊपर मेरी क्लास आज भी भारी है। वाह 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 वाह। आगे हम बात करते हैं। 44वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता 1978 में हुआ था, मोरारजी देसाई ने किया था। संपत्ति के अधिकार को उठा के फेंक के हमारा आर्टिकल 300A में, जो पहले 31 में हुआ करता था, 19 पहले F में हुआ करता था। काम खत्म। दूसरा काम इसमें क्या किया गया कि सर जो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का हो चुका था, उसको यहां पर, ठीक है, वापस से 5 वर्ष का कर दिया गया। 93वां संविधान संशोधन, नॉट दैट इंपोर्टेंट। 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्लास के अंदर एक बच्चा है, ठीक है, जो ऊपर चला गया। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया था? अभी मैं बता के हटा हूं, राइट टू एजुकेशन नहीं हटाया था, राइट टू प्रॉपर्टी हटाया था। किस तरीके की बातें कर रहे हैं मुझसे? 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी हटाया था, जो आर्टिकल 31 में होता है। अच्छा मुझे बताओ, आर्टिकल 31 में और आर्टिकल 19 के पहले में क्या फर्क है? पहले के F में फर्क क्या है? देखो 31 के अंदर आपको दादालाई संपत्ति आपको देखने को मिलती है, और 19 के पहले के F में आपको वो संपत्ति देखने को मिलती है जो खरीदी गई है, ठीक है, याद रखना। दोनों को ही उठा के फेंक दिया कहां? 300A में। फर्क क्या हुआ? सर अब ये लीगल राइट बन जाता है, अब ये लीगल राइट बन जाता है, लीगल राइट बन जाता है। सर राइट टू एजुकेशन मैं बता चुका हूं, आर्टिकल 21A में आपको देखने को मिलता है। काम का अधिकार, राइट टू वर्क। जो बच्चा मुझे राइट टू वर्क आज बता देगा, मैं उसका अभी यूजर नेम चेंज करके दरोगा जी लिखवा दूंगा। बताओ राइट टू वर्क आपको कहां देखने को मिलता है? राइट टू सिटीजनशिप भी बता दोगे ना, तो भी तुम्हारे नाम के आगे कॉप लिखवा दूंगा। अच्छा आप भी जानते हैं कि कॉप बनने का जो मजा है वो आईपीएस में भी नहीं है। देखो आईपीएस के लिए फॉर्म भरते हैं कितने लोग? 8-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का। उसके बाद जाके आप आईपीएस बन पाते हैं, वो भी सेकंड प्रेफरेंस है आईपीएस, पहली आईएएस रहती है। लेकिन कॉप बनने के लिए
50 लाख फॉर्म भरेंगे, लड़ेंगे आपस में, सिलेक्शन के चांसेस इतने कम, उसके बाद ज्वाइनिंग मिलते ही सबसे पहला काम अपनी इंस्टाग्राम आईडी के आगे लिखेंगे ख्वाब। सर बुलंदशहर से मैं कौन सी जगह से हूं, क्या लिख रहा है दिखाना एक बार। जी सर आपकी कृपा से मेरी जीत होगी, आपको गाड़ी का चालान कभी नहीं होगा, बस आप बता देना। जय हो, ये लड़का सेलेक्ट होगा। इस लड़के को कोई नहीं रोक सकता, इसने कह दिया कि सर आपकी गाड़ी का चालान नहीं होने दूंगा। देखो बेटा काम का अधिकार आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 41 में देखने को मिलता है राइट टू सिटीजनशिप, जो मैंने आपको बोला था राइट टू सिटीजनशिप, वो आर्टिकल 10 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 32 है। ठीक है, याद रखना, ये छोटी बातें मत करा करो। अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। अच्छा, यहां से मुझे मूल विधि का एक सवाल याद आ गया। ठीक है, चलिए देखो, अगर हम बात करते हैं मूल विधि का एक सवाल, मुझे बहुत तगड़ा सवाल याद आया, मतलब अब ये मेरा दिमाग रोक नहीं पा रहा उसे। मेरे से पूछा जा रहा है एनएसए जो कानून है, एनएसए किस वर्ष आया, ये कानून किस वर्ष आया बताइए। एनएसए जो कानून है इसका प्रकार क्या है, ये किस प्रकार का कानून है, इसके बारे में मुझे बताएं। सर सवाल का जवाब क्या होगा, जो आर्टिकल 22 है। अब बात को समझना बेटा, ये जो सवाल है, ये जो सवाल है, इस सवाल को यूपीएसआई ने कभी नहीं पूछा, पर मैंने पूछा। क्यों पूछा, क्योंकि मैं सवाल अपने एंड से बनाता भी। क्यों, क्योंकि ये ही तो फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है, ये आएगा पेपर में। किस वर्ष आया, 1980 में आया। किस प्रकार का, ये निवारक निरोधक कानून है, यही एक निवारक निरोधक कानून है। और ये दरअसल काम क्या करता है सर, ये आर्टिकल 22 में डेरोगेशन करता है। आर्टिकल 22 के अंदर कमी होती है तो वो इसी अधिनियम के थ्रू होती है। ठीक है पहला, सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना अधिकतम 3 महीने के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। देखो अगर मैं सच बात बताऊं तो ये सही है। सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना, अजी क्या मतलब है, 6 महीने रख लोगे तुम आदमी के, अच्छा उसके घर वाले आ जाएंगे, उसकी पत्नी नहीं आ जाएगी, बहु क्या कीजिए, मारा पति अपना रख रहा क्या है, वापस भेज दो। सलाहकार बोर्ड में केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए, उनके बराबर इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं। सलाहकार बोर्ड की राय सरकार के लिए बाध्यकारी है, नहीं है, बहुत बढ़िया, यह बाध्यकारी है। करेक्ट आंसर है पहला, 3 महीने के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। मैक्सिमम का कंडीशन 12 महीने जा सकता है। मैक्सिमम की जो कंडीशन है वो 12 मंथ जा सकती है, 12 मंथ मैक्सिमम की कंडीशन जा सकती है, 12 मंथ मैक्सिमम की कंडीशन आपकी जा सकती है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे हम बात करते हैं बिना परेशानी के। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि सोने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ये इतना बढ़िया सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब सोने का अधिकार कि हंसते गाते सो जाएंगे, ठीक है, मौज उड़ाएंगे, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में आप मुझे बताइए। रामलीला मैदान का केस था, सोने के अधिकार की बात कर रहा हूं। फ्रांसिस कॉरेल मुर्लिन का केस था, ओल्गा टेलिस का केस था, या बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस था। राइट टू स्लीप इज फंडामेंटल राइट, ये बात पहली बार कब कही गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। राइट टू स्लीप के बारे में बिना किसी परेशानी के बारे में आप मुझे बताइए, जो आपको पता देखने को मिलता है बिना किसी परेशानी के। फटाफट इसके बारे में बात करते हैं बताइए जरा। सर सोने का अधिकार जो है इसके बारे में देखने को मिलता है, चलो मैं ही बताता हूं इसके अंदर, आप नहीं बता पा रहे हैं, चलो मैं बताता हूं। सर रामलीला मैदान का केस था 2012 का, रामलीला मैदान का केस था 2012 का। इसके अंदर चर्चा ये की जा रही थी कि किसी भी प्रकार से लोगों को वहां से हटाया जाए या इस तरीके की बातें की जा रही थी। उसी के संबंध में फिर आपको यहाँ देखने को मिलता है राइट टू स्लीप जैसे मामले देखने को मिलते हैं। ये रामलीला मैदान केस था 2012 का, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। अगला है सवाल, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है। दिस इज अगेन ए एमएलएस क्वेश्चन, महालल्लू सवाल। करेक्ट आंसर होगा 17। 18 होगा उपाधियों का अंत, कि कोई भी अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगाएगा, विदेश में भी उपाधि को ग्रहण करेगा तो उसको राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए दूसरा है आर्टिकल 16, ये आपका वही है, सरकारी नौकरी के अवसर की समानता आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, अनुच्छेद 19 के तहत 6 अधिकारों को किस प्रकार के आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। इस सवाल को करने के लिए आपको करेजा चाहिए, करेजा। अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और ऐसा कुछ नहीं है, वेस्टर्न ईस्टर्न कुछ नहीं होता, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारे यहाँ बोलते हैं कलेजा, कालजा, हमारे यहाँ कालजा बोले हैं। ठीक है, लेकिन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है, जो बिहार से सटा हुआ है, वहां बोलते हैं करेजा। तो जब मेरे सामने पहली बार किसी ने कहा, मुझे बहुत बहुत मजा आया। तो इसको करने के लिए आपको करेजा चाहिए, करेजा। ठीक है, फटाफट बताइए।
ठीक है, चलिए चलिए चलिए। हाँ जी, यहाँ पे अब बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर दिख रहे हैं, वो थोड़ा सा मैं देखने के लिए गया। दूध दही के खाने का यो मानस हरियाणा का जय राणा जी, कॉफी 14 कप पीता है ये लड़का, नाम में लिखा हुआ कॉफी 14 कप। मैं वैसे इसकी कहानी बता दूंगा आपको इसके साथ क्या हुआ था। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में लगती है। ऐसा होने पर कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हो सकती। यह प्रावधान हमने अमेरिका से लिया था। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है युद्ध या बाहरी आक्रमण पर बिल्कुल लग सकती है, प्रेसिडेंट रूल पर नहीं लग सकती, सभी प्रकार की आपातकाल पर काम नहीं करती। फंडामेंटल राइट्स को केवल नेशनल इमरजेंसी में ही खत्म किया जा सकता है। अगला सवाल देखो, ये पूरा कॉन्सेप्ट है नेशनल इमरजेंसी के बारे में चर्चा करता है। भारत में नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लगी है। ठीक है, भारत में नेशनल इमरजेंसी कितने बार लगी? 3 बार। फटाफट बताओ। जो नेशनल इमरजेंसी होती है, चलो मैं इसके ही पोस्टमार्टम कर देता हूं नेशनल इमरजेंसी का। तो ये आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 352 में। इसके आधार कितने हो सकते हैं? फटाफट जो मुझसे आगे आगे बोलेगा मैं मानूंगा कि लड़का कामयाब है। तो इसके बारे में मुझे बताएंगे। नेशनल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया तुम्हें क्या कान में एक प्यारी सी बात बताता हूं कि इसके आधार 3 हो सकते हैं। इसके आधार क्या हो सकते हैं? बेसिस क्या हो सकते हैं? सर 3 बेसिस पर ये लगाई जा सकती है। और वो बेसिस कौन कौन से हैं? पहला बेसिस हो सकता है सर बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण आपका हो सकता है। दूसरा हो सकता है युद्ध की स्थिति हो सकती है। युद्ध की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या हो सकता है? बाह्य आक्रमण, युद्ध की स्थिति। और तीसरा क्या है? पहले था आंतरिक अशांति, अब है सशस्त्र विद्रोह। पहला है आंतरिक अशांति, पहले हुआ करता था आंतरिक अशांति, लेकिन इस अशांति को इंदिरा गांधी जी के द्वारा गलत प्रकार से यूज किया गया। अब ये शब्द नहीं है। कब हटा था? 44th CAA 1978 में हटा था। इसके स्थान पर आ गया अब आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह इसके समय पर आ गया। 3 बार लग चुकी है। पहली बार लगी थी 1962 से 68 तक लगी थी। अगली बार लगी थी 1975 में लगी थी, 1971 में लगी थी। अगली बार लगी थी 1975 से लेकर 77 तक। इसी में आपको देखने को मिलता है कि स्टार्ट जो होती है 25 जून से होती है और 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके दोनों के आधार थे बाह्य आक्रमण, इसका आधार था आंतरिक अशांति। इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगते हैं। अगला सवाल ये रहा, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल इमरजेंसी जब 352 के तहत लगती है तो संसद में इसको कितने समय में, यानी इसको पहले संसद से भी प्रत्याभूतित करना पड़ता है, तो संसद में कितने समय में प्रत्याभूत कर लोगे? सर 1 महीने में प्रत्याभूत करना पड़ता है, नहीं तो आपके अधिनियम का भूत बन जाएगा और वो पारित नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। लीजिए सवाल, किस मामले में अनुच्छेद 21 के दायरे के आजीविका के अधिकार को शामिल करने के लिए विस्तृत किया गया था? आजीविका के अधिकार को शामिल करने की बात की गई थी। विच केस एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड? पहला पॉइंट ये मुझे बताओ, राइट टू लाइवलीहुड वर्तमान में कहां है? राइट टू लाइवलीहुड वर्तमान में कहां है और किस केस में इसको एक्सपेल करने के बारे में बात की गई थी, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मुझे आप यहां पर थोड़ा बताएंगे बिना परेशानी के। सवाल आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, फटाफट बताइए। विच केस एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड? Which case expanded the scope of Article 21 to include the right to livelihood? बिना किसी परेशानी के बताइए। ठीक है, चलिए। अरे वर्ष भी बताना है, ज्यादातर बच्चों का कहना है सर जीत दाऊ जी फूल की क्लास। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा है कि एक क्लास को खत्म करा के मानोगे? भाई मैंने पता नहीं क्या क्या चीजें खत्म करा रखी हैं, टेंशन मत लो। अगर मैं बात करूं, यहां आपको ऑल्गा टेलिया वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस 1985 देखने को मिलता है। थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो, दिमाग में क्या भर रखा है तुमने? तुम यूपी कांस्टेबल 2018 का सवाल नहीं कर पा रहे और बनना है तुम्हें सुपर कॉप। यहां ध्यान दो। देखो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि राइट टू लाइवलीहुड हमें चाहिए, नहीं मिला, क्योंकि आर्टिकल 19 फर्स्ट के जी में आपको देखने को मिलता है आजीविका चुनने का अधिकार जो है ये जीने का अधिकार में शामिल करने की बात कही गई थी। क्यों? क्योंकि इसको नेशनल इमरजेंसी में भी समाप्त ना किया जाए, बट इसको शामिल नहीं किया गया। ये केस डिसमिस हो गया था। मेनका गांधी का जो केस है वो विदेश जाने की यात्रा के बारे में बात करता है, इसको आर्टिकल 21 में शामिल किया गया था। ठीक है, मिनर्वा मिल्स का जो केस है ये 1980 का केस है और इसमें क्या बात करी गई थी कि फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में एक बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अरे क्लास को लाइक भी कर दो लल्ला। अनुच्छेद 20 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा उपलब्ध है? आर्टिकल 20 क्या बताता है? आर्टिकल 20 में क्या लिखा हुआ है?
फटाफट बताइए। 39 के ए में है बेटा, 39 के ए में डीपीएसपी हो जाएगा, अधिकार कैसे हो जाएगा वो? ठीक है चलिए। एक बच्चा कह रहा है एक टीचर का नाम लेके कि वो बेस्ट है। अरे भाई सारे टीचर बेस्ट हैं भैया, सब बेस्ट हैं। हाँ अरे भैया मैं खुद कह रहा हूं कि सारे टीचर बेस्ट हैं। बस इसमें क्या ही हो गया। देखिए आर्टिकल 20 में मैंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा उपलब्ध है? एक्स पोस्ट फैक्टो लो, पूर्वव्यापी कानून, डबल जियोपार्डी दोहरे खतरे से संरक्षण, आत्म दूषण से संरक्षण। देखो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। रीजन क्या है? पूर्वव्यापी कानून से संरक्षण का मतलब होगा ये 20 का फर्स्ट है, ये 20 का सेकंड है और ये 20 का थर्ड है, तीनों ही क्लॉजेस हैं। अगर भारत के अंदर कोई व्यक्ति दोषी भी घोषित कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी, दोषी घोषित होने के बावजूद भी प्रावधान ये कहता है कि भैया जी आपको तीनों प्रकार का संरक्षण मिलेगा। ठीक बात है? ठीक है चलिए आगे हम बात करते हैं। अनुपम सोनी, कौन सा अनुच्छेद विवेक की स्वतंत्रता, धर्म से मुक्त पेशे, अभ्यास और प्रचार का प्रावधान करता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेंडा ऑफ रिलीजन्स? देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक कॉमन बात बताना। तुम मेरे हाथ में देखते हो मेरे हाथ में, तो तुम्हें मेरे हाथ में देखते ही सबसे पहली बात दिमाग में क्या आई है कि सर किस धर्म से बिलोंग करते हैं? तो तुम्हारे दिमाग में एकदम देखते ही आ गई कि सर हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, सर सनातनी है, आई तुम्हारे दिमाग में। लेकिन सर आप तो टीचर हैं, आप तो इस प्रकार का प्रोपगेशन नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं प्रोफेशन के अंतर्गत भी अपने कंसाइंस को, अपने प्रैक्टिसेस को प्रोपगेट कर सकता हूं। मैं जो हूं वो मैं लोगों को दिखा सकता हूं, उस चीज का मुझे परेशानी नहीं है। दिस इज कॉल्ड फ्री एंड फेयर प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ये चीज आपको यहां देखने को मिल जाती है। तो सीधे तौर पर यह बात आपको आर्टिकल 25 में देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर है। इसी को बोलते हैं धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। भारत में सभी धर्म माने जाएंगे, तो यह देखने को मिल जाएगा 25। ठीक है नेक्स्ट आपको बोला जाए 26 में क्या होता है? धार्मिक प्रबंधन। आपके यहां वो होता है जागरण, झंझना झंझना जन जागरण होता है, जागरण, रत जगा, ये सब चीजें आर्टिकल 26 के माध्यम से हो जाती हैं। दूसरा है आर्टिकल 27 है, इसमें होता है जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो सब टैक्स फ्री होंगी, उसके अंदर जितना भी दान आएगा वो टैक्स फ्री होंगी। ठीक है याद रखना, बिना किसी परेशानी के। ठीक है अनुच्छेद 28 की बात करते हैं, शैक्षणिक अनुसंधान की बात की जाती है। जितने भी आपके शैक्षणिक संस्थान हैं वहां पर किसी भी प्रकार से प्रार्थना के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर आप सभी अभी मिलकर लाइक कर दें तो हम 500 के पार चले जाएंगे अभी। ठीक है चलिए अगला सवाल ये रहा 19वें नंबर का। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा के बारे में बात करते हैं, कहां से ली गई है? सर विधि के समक्ष समानता की अवधारणा कहां से ली गई है, मुझे बताइए कहां पर है? सर आर्टिकल 14 में है। जो बच्चा मुझे इसके अंदर 3 अपवाद बता दे, मुझे इसके अंदर 3 अपवाद बता दीजिए। अपवाद का मतलब क्या है? अपवाद का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। मुझे इसके अंदर 3 एक्सेप्शन बता दो, मुझे 3 एक्सेप्शन इसमें बता दीजिए कि सर इसमें एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शन मुझे इसमें चाहिए, फटाफट बताइए। ठीक है चलिए बिना किसी परेशानी के मुझे इसके अंदर 3 एक्सेप्शन बता दीजिए। जो बता देगा मैं मान लूंगा कि चीता है। 3 एक्सेप्शन कौन कौन से? सर पहला एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 14 के अंदर। सर पहला एक्सेप्शन है आर्टिकल 361, 361 पहला एक्सेप्शन है। राष्ट्रपति पर राज्यपाल का किसी भी प्रकार का कानूनी मुकदमा नहीं चलेगा। ये चीज हमने ब्रिटेन से ली है, ना कि यूएसए से, थोड़ी बुद्धि लगा लो। दूसरी बात है इसमें आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 संसद में दिए गए भाषण को लेकर किसी भी सांसद के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए लालू प्रसाद यादव याद है आपको? लालू प्रसाद यादव भरी संसद में पता है क्या कहते हैं? जे हमारी बहन ममता जो कोई मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है। ममता जी को आदमी कहा, वो भी 3-3 बार। ममता तो लेडी है। सर ये तो उनका अपमान हुआ, क्या वो केस नहीं कर सकती? यही पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि आप केस नहीं कर सकते। कारण बस यही होगा कि भाई जी संरक्षण है, संसद में दिए गए भाषण का पूरा संरक्षण है, इसको याद रखना पड़ता है। इसके बाद आर्टिकल आपको देखने को मिलता है 194। सेम चीज आपको देखने को मिलती है विधानसभा में। विधानसभा में भी इस चीज का पूरा कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसमें जो रहता है, क्या बोलते हैं, एक संरक्षण रहता है। ठीक है याद रखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ब्रिटेन। फ्रांस की अगर मैं बात करता हूं, रिपब्लिक टर्म लिया गया था, आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए थे। ठीक है याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के रखरखाव अनुदान की एक समान प्रणाली का प्रावधान करता है? बताइए। फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में अगर बात की जाती है तो वो आपको कहां देखने को मिलती है? विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट्स बाय द सेंटर टू द स्टेट?
जो स्टेट्स हैं उनको ग्रांट दिया जाता है, एक ना फिजिकल फेडरेशन आपको रेडी रहता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वो आपको कहां देखने को मिलता है, फटाफट बताइए पांडे जी, कहां आपको वो देखने को मिल जाता है? ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो अगर मैं बात करता हूं 23 देखने को मिलता है सर, यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब मानव तस्करी, जबरदस्ती का कार्य, बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जाएगा। 24 में आपको देखने को मिल जाता है, 24 में आपको देखने को मिलता है घनी बढ़िया तरीके से किसी भी बालक से जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, उसके घर के करा ले में बात अलग है, लेकिन बाहर का कोई आदमी उससे जबरदस्ती काम को ना कराए। 275 का ए नहीं है, 275 ही देखने को मिलता है जो आपको एक फिजिकल रखरखाव का अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। अगला सवाल ये रहा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में निहित है? बहुत बढ़िया। अब 20 सवाल मैंने फंडामेंटल राइट्स के करे, अब मैं यहां से डीपीएसपी का काम तमाम करना शुरू करता हूं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, भाग 3 के अंदर फंडामेंटल राइट है, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फंडामेंटल राइट यही मैग्ना कार्टा है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 यहीं पर है, इसी के अंदर 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट देखने को मिल जाते हैं। परफेक्ट है। भाग 4 में आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं डीपीएसपी, इसी को बोला जाता है, डीपीएसपी इसी को बोला जाता है, और इसी के अंतर्गत आपको पता लगता है आर्टिकल 36 से लेकर 51 का कॉन्सेप्ट है पूरा। भाग 4A के अंदर आपको फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती है, आर्टिकल 51A ही इसमें है। भाग 5 में आपको देखने को मिलता है रूल इन सेंटर देखने को मिल जाता है, और ये चीज कहां है जी, ये आपको आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक काम कराती है। ठीक है, रूल इन सेंटर देखने को मिलता है। डीपीएसपी पूछा है, डीपीएसपी हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चौथा भाग। आगे हम बात करें, ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने देता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो सिक्योर वेलफेयर एक राज्य के लिए क्रिएट किया जाता है, किसके माध्यम से? मुझे आंसर कोई भी बता देगा, जिंदा लिखा हुआ आर्टिकल 38 आंसर है, बट मुझे यह बताइए आर्टिकल 38 किस देश से लिया गया है, आर्टिकल 38 किस देश से लिया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, बिना किसी परेशानी के। हिंट भी दूंगा, यूएसएसआर, फ्रांस, जापान या अमेरिका, ये कहां से लिया गया है, इसके बारे में बताइए बिना किसी परेशानी के। जो सवाल पूछ रहे हैं वो बताएं। अच्छा, जितने ऐसे बच्चे क्लास के अंदर आज आए हैं, क्या आप रेगुलर आने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं दरोगाओं का चयन कर रहा हूं, चुन चुन के दरोगा बना रहा हूं, तो ये जो बच्चे आए हैं मुझे रेगुलर चाहिए। ठीक है, याद रखना। यूं तो देखिए लोग आते जाते रहेंगे, परंतु आपको यहां पर आना बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो 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 ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये होगा आपका क्या, आर्टिकल 38 में मैंने पूछा है किस देश से लिया गया था, तो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, ये यूएसएसआर से लिया गया था। कहां से लिया गया था? यूएसएसआर से आपका लिया गया था, सोवियत संघ से लिया गया था। हरियाणा के पेपरों के लिए हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, मेरी हरियाणा की ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, हरियाणवी की ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, डीपीएसपी किस देश से लिए गए? डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए। अच्छा, मुझे एक सवाल बताइए, आयरलैंड के संविधान के किस आर्टिकल में आपको डीपीएसपी देखने को मिलते हैं? बताइए। आपको आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस आर्टिकल में आपको ये देखने को मिलते हैं? कौन से नंबर का आर्टिकल होगा? आप नहीं बता रहे हो, कितनी गलत बात है। ठीक है, चलो एक बच्चा कह रहा है सर यूपी होमगार्ड। बाबू यूपी होमगार्ड के लिए मेरी क्लास नहीं आएगी, यूपी होमगार्ड के लिए मेरी सीरीज आएगी, लाठी सीरीज। मैंने नाम सोच लिया, ठीक है, लाठी सीरीज नाम रखूंगा। मैंने आपसे पूछा सर इस आयरलैंड के संविधान के आर्टिकल 45 में आपको देखने को मिलता है ये हमने यहां शामिल किया। आयरलैंड ने कहां से लिया था? आयरलैंड में स्पेन से आया था, स्पेन से आयरलैंड आया, आयरलैंड से इंडिया ने ले लिया। ठीक है, इस तरीके से होती है चीजें। अगला सवाल ये रहा, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? गांधी जी ने कहा था कि भारत की तरक्की की राह गांव से होकर गुजरती है, याद रखना। अब गांव से होकर गुजरती है तो सीधा याद रखना ग्राम पंचायतों के बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है, तो सीधे तौर पर आप याद रखेंगे। ठीक बात है। 39 में आपको क्या देखने को मिलते हैं? 39 में कई सारे प्रावधान है, जिसे 39 के पहले ही क्रॉस में देखने को मिलता है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सबके लिए क्या उपलब्ध कराए? सर राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराए,
सार्वजनिक संपत्ति सबके प्रयोग के लिए होगी, धन का संकेंद्रीकरण नहीं हो सकता, महिला व स्त्री मतलब दोनों सेम ही बात होगी, महिला व पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन रहेगा। 41 में है राइट टू वर्क, राइट टू वर्क या राइट टू लाइवलीहुड इसी को बोला जाता है, इसी में मनरेगा आती है। और 42 के अंदर क्या बात होती है सर जी? 42 के अंदर होती है मानवीय दशा उपलब्ध कराना। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं तो भैया सीधे तौर पर आप करेक्ट आंसर है 40। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या कह रहा है? नालायक को लाइक कर दो भैया जी के क्लास को और शेयर भी कर दो भैया जी। ठीक है, चलिए सर आपकी क्लास में इतने ऐड क्यों आते हैं? आते होंगे, हमें काहे पता है भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला सवाल। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य नागरिकों को सुरक्षित करने का प्रयास करता है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे करेक्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या देखने को मिलता है? करेक्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या देखने को मिलता है इसके बारे में बताइए। आर्टिकल 44 की बात करते हैं तो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इसको कहा जाता है। राइट टू वर्क मैं बता चुका हूं, आर्टिकल 41 है। समान नागरिक संहिता 1962 में गोवा में लागू हुआ था, 1962 में गोवा में लागू हुआ था। 2025 में कहां लागू हुआ है? उत्तराखंड में लागू हुआ है। ठीक है, मुफ्त कानूनी सहायता लीगल एडवाइस 39 के ए में देखने को मिलेगी। जीवन निर्वाह व मजदूरी के लिए लिविंग वेजेस को लेकर आर्टिकल 42 के अंदर चीजें देखने को मिलती हैं। समझे कि नहीं, बूझे कि नहीं बूझे? करेक्ट आंसर होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी गांधीवादी सिद्धांत है? डीपीएसपी कितने सिद्धांतों पर काम करते हैं? मुझे सीधा आंसर बता दीजिए, डीपीएसपी कितने सिद्धांतों पर काम करते हैं? सर डीपीएसपी के 3 प्रिंसिपल है, पहला गांधीयन प्रिंसिपल है, दूसरा लिबरल उदारवादी है, तीसरा सोशलिस्ट है। अच्छा, लिबरल प्रिंसिपल को ही कई बार इसको आपका किस तौर पर जाना जा सकता है? ठीक है, इसके बारे में मुझे बताना, यह प्रिंसिपल कौन सा है? अगर मैं बताऊं यही है गांधीवादी उदारवादी, गांधीवादी आपको देखने को मिल सकता है, गांधीवादी है, उदारवादी है। ठीक है, और इसके अलावा यह है समाजवादी। इसी को कई बार इंटेलेक्चुअल राइट भी बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल भी बोल सकते हैं इसको। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है ये बौद्धिक अधिकार भी हो सकता है, ये बौद्धिक भी हो सकता है, इट कैन बी इंटेलेक्चुअल, ये बौद्धिक भी हो सकता है। करेक्ट कॉन्सेप्ट यही है। तो अगर मैं बात करूं प्रोहिबिशन ऑफ द काउ स्लॉटरिंग, गौ हत्या का निषेध आपको आर्टिकल 48 में देखने को मिलता है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 है, सामाजिक हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 है, लिबरल हो जाएगा। श्रमिकों के निर्वाह के लिए निर्वाह मजदूरी, यह आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। लिविंग वेजेस आर्टिकल 42 में देखने को मिल जाएगा। कुछ 43 में भी इसके कॉन्सेप्ट आएंगे, बट करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर? प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटरिंग, ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल है। काउ स्लॉटरिंग आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंतर्गत, सीधी आंसर देखने को मिलता है क्या भैया? सीधा आंसर है इसके अंदर बी। कौन सा अनुच्छेद राज्य के कर्तव्य से संबंधित है कि वह पोषण के स्तर और जीवन स्तर का ध्यान रखेगा? अच्छा मुझे ये बताइए शराबबंदी किस आर्टिकल में है? ठीक है, चलिए शराबबंदी आपको कहां देखने को मिल जाएगी? अरे कौन सा कह रहा है? मेरे तक है कि भोजपुरी बोलने लाग रहे हो? अरे वो छोरे अंकित भाई, मारी भाषा तो यो है, उड़ाई बोल लिया करे हैं। ठीक है ना, वो तो भाई प्यार से बोल दिया करे है भोजपुरी, मैंने आवे हैं तो मगर ले भाई फिर इन्हें भी देखो। ठीक है, चलिए सर एक बार तगड़ी वाली अंग्रेजी बोल दो। हाँ मांझा, आर्टिकल 45 में है शिक्षा का अधिकार। 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन दिलाने के लिए राज्य बहुत सारे कार्य करेगा, जो यहां पर लिखा हुआ है 45 में। 46 में क्या है? जितने भी कमजोर वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, उन सभी के लिए कार्य करना जो जिम्मेदारी है वो किसकी जिम्मेदारी होगी? सब 46 आर्टिकल में साफ सूधे शब्दों में लिखा हुआ है कि वह राज्य की जिम्मेदारी है, वो उस प्रकार के प्रावधान कर सकता है। 47 में लिखा हुआ शराबबंदी, ठीक है, भांग धतूरा नशेड़ी इन सबको रोकने की जिम्मेदारी राज्य की ही होती है। और इसके अलावा आर्टिकल 48 में क्या है? पशु का सुरक्षा करना, कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, चलो याद रखना, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट अगला है द मिनर्वा मिल्स केस 1980 डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन व्हिच। अब मुझे बताओ मिनर्वा मिल का केस किसके बारे में रिलेशन रखता है? क्या मैंने इस सवाल का जवाब आपको नहीं बताया? अरे क्या मिनर्वा मिल्स केस मैंने आपको नहीं बताया? बताया है। धर्मू पाजी आंसर दीजिए ना, शराबबंदी 47 आर्टिकल में है, जोरदार। अब मैंने आपसे सवाल पूछा तो मुझे बताइए मिनर्वा मिल्स का जो केस है, जो 1980 केस आपको देखने को मिलता है, ये किस वाले कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिलता है? फटाफट मुझे इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वीटो, एक बच्चा पूछा वीटो किस केस में होती है? बेटा वीटो जो होता है, वीटो का आर्टिकल अलग है। वीटो का आर्टिकल 111 है। ये प्रेसिडेंट कैन यूज द वीटो फॉर एनी एक्ट, वो वाला आर्टिकल है। कहां ध्यान है तुम्हारा, बुद्धि क्यों लगा रहे? ठीक है, चलिए देखो, क्लास में इस लेवल के सिंगल हैं। जब मैंने शराब बंदी बोला तो एक बच्चा कह रहा है बताओ क्या देना कि शराब की भी बंदी है। प्रभु चरण कहाँ हैं आपके? यहां आप समझिए, पार्लियामेंट और जुडिशरी की बात करते हो, संसद और न्यायपालिका की नहीं। सर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। केंद्र और राज्य के संबंध को लेकर एक समिति का गठन होता है जिसको बोला जाता है सरकारी समिति। अच्छा, कई समिति इसमें बनी है, कई समिति इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे पीवी राजमन्नार समिति बनी थी, और राजमन्नार समिति आपको देखने को मिलेगी। पीवी राजमन्नार समिति कब की है? 1969, इसी केस से बिलोंग करती है। दूसरी सरकारी समिति, सरकारिया आपको देखने को मिल जाएगी। सरकारी समिति 1983 है। पुंछी आयोग आपको देखने को मिल जाएगा। पुंछी आयोग इसी चीज से रिलेट करता है। पुंछी आयोग 2007 का है। ये सब चीजें आपकी इसी से रिलेट करती है। ठीक है, याद रखना, सेंटर एंड स्टेट का करेक्ट आंसर होगा फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के अंदर इक्विवेलेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन अनिवार्य कर सकता है? यूपीएसआई बैच 1 2017। यूपीएसआई के अंदर टॉप लेवल का टॉप नॉच क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बिना किसी परेशानी के। आप बताइए। ठीक है, चलो जी फटाफट अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 14 आपको देखने को मिलता है, समानता का अधिकार है। 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। 41 है काम की जिम्मेदारी अधिकार। 43 के अंदर है न्यूनतम वेतन तय करना और अधिकतम वर्किंग आवर्स तय करना, आपको यहां देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की सुरक्षा के संबंध में आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन सा आर्टिकल है? सर जैसे कई बार आप लाल किले घूमने जाते हो तो लाल किले की भीत पर, मतलब दीवार पर आप देखते हो इस प्रकार से बनाया दिल, उस पर लिख दिया कि चंगू लव्स, या फिर इस पर लिख दिया कि चंगू लव्स चंगी, आपने लिख दिया कि चंगू लव्स चंगी, आपने लिख दिया। ठीक है, याद रखना। और बहुत जगह तो कुछ भी लिख देते हैं यार लोग। ठीक है, कि अपने गांव का दादा, अपने गांव का दादा हूं, गांव का दादा हूं, दादा हूं, और बहुत सारी चीज लिख देते हैं कि आने वाले समय में 4 बच्चों का पापा बनूंगा। इस तरीके की चीजें लिख देते हैं यार लोग लाल किले के ऊपर। और दूसरी चीज, ये तो कुछ भी नहीं, रोडवेज बसों में जब जाते हैं तो रोडवेज बसों की सीट फाड़ रहे हैं। कितनी गलत बात है ना? बहुत गलत बात है भाई ये। तो अगर मैं इसी के बारे में आपको बात बताऊं तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा के लिए 49 आर्टिकल होता है। 48 है पशुओं की सुरक्षा, कृषि को बढ़ावा। अगला है 50। सर 50 होता है जो एग्जीक्यूटिव है हमारी और जुडिशरी है उसके बीच में सेपरेशन बिटवीन द वर्किंग ऑफ द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विभेद रहेगा। ये बात 50 में है। 51 में बताई हुई है राज्य का कर्तव्य है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिक्योरिटी को बनाए रखे। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अगला सवाल ये रहा कि संवैधानिक संशोधन ने संविधान में 4 नए डीपीएसपी जोड़े थे। यूपीएसआई 2017। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कि डीपीएसपी जोड़े गए थे। कौन से डीपीएसपी जोड़े गए थे बताओगे एक बार? कौन कौन से डीपीएसपी आपके जोड़े गए हैं, इस बारे में आप बता पाएंगे कि कौन कौन से डीपीएसपी इस प्रकार से आपके जोड़े गए हैं? ठीक है, चलो विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले इसके बारे में आप चर्चा करते हुए बताएंगे, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बिना किसी परेशानी के हम इसके बारे में ही चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको कोई समस्या हो ही ना। बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? सर करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। सर अगर हम इसके बारे में चर्चा करें, 42वां संविधान संशोधन है। परफेक्ट आंसर यही है, क्योंकि इसी के माध्यम से 39, 39A, 43A, 48A जोड़ा गया था। 39 में जो धन का केंद्रीकरण है उसके अंदर संशोधन लाया गया और उसको थोड़ा और सशक्त किया गया। 39A में क्या किया गया? निःशुल्क विधिक सहायता दी गई। 43A में सर यह दिया जाता है श्रमिकों का किसी भी उद्योग के अंदर प्रबंधन किया गया। 48A के अंदर पर्यावरण की सुरक्षा के कॉन्सेप्ट यहां जोड़े गए। करेक्ट है। 44 अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 38 को रिफाइन किया गया था। 86वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 45 में परिवर्तन किया गया था। 97वें संविधान संशोधन में 43B जोड़ा गया था। अगला सवाल, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटीज। पहले कांस्टेबल इस प्रकार के सवाल भी आते थे, समझ रहे हो? ठीक है, चलिए बिना किसी परेशानी के अगला सवाल,
कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, इसके बारे में मुझे बताइए। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, विच आर्टिकल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। बताओ सर, अगर मैं बात बताऊं बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, आर्टिकल 21A में भी देखने को मिलती है और 45 में। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। लोग आपको डिफरेंस नहीं बताते, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। 21A के अंदर क्या बताया गया? मौलिक कर्तव्य की चर्चा की जाती है। 21A में बताया जाता है मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट है। ये मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट आपको यहां देखने को मिल जाता है। मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट आपको यहां देखने को मिलता है। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य सॉरी मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है ये। मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें बताया गया है एक बच्चे का अधिकार है, एक बच्चे का अधिकार है, बच्चे का अधिकार है ये। और बच्चे का अधिकार क्या है सर जी? बच्चे का अधिकार है, और बच्चा भी कौन सा? जो 6 से 14 वर्ष के बीच का है। 6 से 14 वर्ष के बीच का है। बच्चे का अधिकार है कि वो फ्री एंड फेयर फ्री एजुकेशन को गेन कर पाए, फ्री एजुकेशन को गेन कर पाए। वो इसके बारे में आपको यहां अधिकार देखने को मिल जाएगा कि वो फ्री एजुकेशन को रख पाए। ठीक, यहां है राज्य का कर्तव्य है कि वह, राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य का कर्तव्य है कि वह 0 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए। ठीक है, 0 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए। करेक्ट आंसर ये होगा। 46 के अंदर ये नहीं है। कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर किए जा सकते हैं। ये बात यहां पर है। अगला सवाल ये रहा, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने, वन्यों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यह किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? इसको लेकर आपको आपको कह सकते हैं एक एक्ट भी देखने को मिलता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बिना किसी परेशानी के इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे और इसके बारे में आप बताएंगे भी कि करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा। फटाफट बताइए। 48 में मैंने बताया पशुपालन, कृषि, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 48 में मैंने बताया पर्यावरण की सुरक्षा, 49 में मैंने आपको क्या बताया सर? 49 के अंदर क्लियर तौर पर आप ये कहते हो कि भैया सभी प्रकार से याद रखना कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रहे। 51A के जी में आपको क्या देखने को मिलता है? पर्यावरण की सुरक्षा रखना। लेकिन आपसे पूछा गया है राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, वो 48A में है। यहां पर नागरिक करेंगे, ये आपको यहां देखने को मिला है कि नागरिक कहां पे करेंगे? नागरिक यहां पे करेंगे। करेक्ट है, याद रखेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, याद रखते हैं। अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि डीपीएसपी किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है? डीपीएसपी आर नॉट जस्टिकेबल, डीपीएसपी जस्टिकेबल नहीं है। ये बात कहां कही गई है? बताइए, बिना परेशानी के आप मुझे बताओ। ठीक है, बिना परेशानी के आप बताइए क्या आपको देखने को मिल रहा है? क्या हुआ? क्या खो गया? क्या ढूंढ रहे हैं कुछ? लिखा आपने? अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जितने बच्चे करें 37, करेक्ट आंसर 37 ही होगा। बच्चे 36 के अंदर बताया गया डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। किस चीज की डेफिनेशन? ऑफ डीपीएसपी और इसका एप्लीकेशन ओवर ए स्टेट, इसका एप्लीकेशन ओवर स्टेट, एक राज्य पर इसका लागू होना यहां पर बताया गया है। 38 में बताया गया सर, 38 में बताया गया एक व्यक्ति के लिए आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक प्रकार का न्याय दिया जाएगा। सीधा तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, ये मैंने आपको बता दिए हैं। सर 39E में बताया जाता है चिल्ड्रंस आर नॉट फोर्स्ड टू एम्प्लॉयमेंट अनसुटेबल फ्रॉम देयर एज एंड स्ट्रेंथ। ये डीपीएसपी के अंदर कुछ नए आर्टिकल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। 39 का ही है, किसी बच्चे को जबरदस्ती किसी ऐसे कार्य में नहीं थोपा जाएगा जो कार्य करने के वे योग्य नहीं है। 39 का एफ क्या होता है सर? इसमें बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनका डेवलपमेंट करना, इसके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 45 आर्टिकल की बात करते हैं। सर 45 आर्टिकल के अंदर बात की जाती है सर 0 से 6 था, लेकिन अब इसको 0 से 14 कर दिया गया है, 14 ईयर्स कर दिया है। आर्टिकल 47 में डायरेक्ट चीजें इसके अंदर बात की जाती है। किसके बारे में बात की जाती है? एक राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जिम्मेदारी आपको देखने को मिल जाती है।
नेक्स्ट यहां पर बात की जाती है 21 से 24 के बारे में और 15 के 3 के बारे में। बच्चों से संबंधित जितने भी अधिकार हैं इस पेज पर दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अबे ई एफ मैंने पढ़ा नहीं रखे, कौन कह रहा है पहली बार देखे? बताऊं अभी पढ़ा रखे हैं ई और एफ, क्लास में पढ़ा रखे हैं। सर एक बैच जो है हरियाणा के लिए लो। अरे भाई हरियाणा के लिए अलग लेऊंगा भाई, दे पूरा पेपर हरियाणा के लिए कराऊंगा। हरियाणा जी के भी आन लाग रही है भाई, रास्ते में ही है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सवाल ये रहा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन एक निर्देशांक सिद्धांत है जो आपको देखने को मिलता है 51 में। एक राज्य का कर्तव्य है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करे, इसके बारे में आपकी यहां चर्चा की जाती है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, दिस इज इन आर्टिकल 51। बात खत्म, बहुत बढ़िया। ये सब बातें आपकी हो चुकी हैं, थोड़ा खींच देते हैं, स्पीड ले लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य के बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर सुरक्षित करने का निर्देश देता है? विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? बच्चे मन के सच्चे, खेलते रहे, कूदते रहे, स्वाद ले, जीवन का मजा ले, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? अब बताइए। देखो भाई बहुत ध्यान से याद रखना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस ह्यूमन राइट इन इंडिया 39 के ई में है, बच्चों से कोई ऐसा कार्य ना कराना जिससे कि उनको कोई नुकसान हो। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये बच्चों के स्वास्थ्य विकास के देखरेख है? नहीं, ये बच्चों को शोषण से बचाया गया है। 39 का एफ। सो 39 के एफ के अंदर एक राज्य को ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे कि बच्चे खुश रह पाए। परंतु मेरे लाल अगर हम बात करें 47 है, ये है बच्चों के ध्यान को लेकर। करेक्ट आंसर 47 होगा। बट इसके अंदर एक बात याद रखना, 39F कैन बी कंसीडर्ड, लेकिन इसके अंदर सर फिर आपने कंसीडर क्यों नहीं करा? फिर आपने 47 क्यों कंसीडर करा? अगर मैं दोनों में प्रेफरेंस दूंगा तो मैं 47 को प्रेफरेंस दूंगा, अगर मुझे दोनों में प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अगला सवाल, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण आर्टिकल 50 में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक जो है आपको 1853 का जो चार्टर एक्ट देखने को मिलता है, 1853 का चार्टर एक्ट जो आपको देखने को मिलता है, उसमें भी इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट बताया गया था। ठीक है, याद रखना। पृथक्करण का कॉन्सेप्ट आपको वहां पर भी बताया गया था, इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सर अगर आप मुझे दरोगा बनना देखना चाहते हो तो इंग्लिश में पीडीएफ मत देना बेटा। ये वाली जो पीडीएफ है ना, इंग्लिश वाली जो है, जब आपको ये पीडीएफ डाउनलोड होकर मिलेगी ना टेलीग्राम से, जब आप डाउनलोड करोगे, ये हिंदी में मिलेगी आपको, लेकिन मैं तुम्हें दरोगा बनते देखना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि आपने कहा था ना कि आप मेरा चालान नहीं कटने दोगे। ठीक है, लीजिए अगला सवाल। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी पर प्राथमिकता है? ये किस मामले में कहा गया था कि मौलिक अधिकार मोर हैं डीपीएसपी के मुकाबले? जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर मोर गुड देन डीपीएसपी, ये कहां कहा गया था? सर ये ऑल ऑफ दीज मैटर्स में कहा गया है। फिर भी इसके अंदर एक सिद्धांत रहता है कि इसके बीच में एक हमें बैलेंस रखना होगा। ये बात हमने मिनरवा मिल्स मामले में देखी थी। बैलेंस को लेकर यहां पर आपको चीजें देखने को मिलती हैं, बैलेंस को लेकर चीजें यहां हमने देखी थी। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संवर्धन का प्रावधान करता है? मतलब जितनी भी आपकी कैटेगरीज होती हैं, जो कमजोर वर्ग आपको देखने को मिलते हैं, एसटी, एसटी, ओबीसी, इन सब के हितों की सुरक्षा करना एक राज्य की जिम्मेदारी है। कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है। यह सवाल कहां आ रखा है? यूपीएसआई 17/11/2021 पहली शिफ्ट करा रहा है। कोई टैग वाले क्वेश्चन तुम्हें टैग ठोक के सवाल हो रहा है और ताल ठोक के सवाल आपके लिए हो रहा है, ना कि केवल ये सवाल बल्कि सारे सवाल। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, सज्जन सिंह का केस भी था भाई, ऑप्शन में नहीं था ना बच्चा। ठीक है, चलो जी आगे हम बात करते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? महालल्लू सवाल है, महालल्लू सवाल है, सीधा आप बताएंगे बैलेंस संविधान संशोधन 1976। कोई टाइम नहीं देना। मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से संविधान में लिया गया? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, कल ही पढ़ा था, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैचोमीटर। 1976 में संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको बात बताऊं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझने की कोशिश करनी है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए। अब सीधे तौर पर अगर मैं आपको यहां बात बताऊं तो बात यह होती है कि 1976 में, ठीक है, होता यह है कि 1975 की इमरजेंसी लगने के बाद जो लोग हैं वो सरकार में से अपना भरोसा खोने लगते हैं, सरकार में से, अपने आदर्शों में से, सब में से भरोसा खोने लगते हैं। तो इंदिरा गांधी एक समिति का गठन करती हैं।
इंदिरा गांधी एक समिति का गठन करती हैं, समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। समिति का गठन करती है स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति बनती है। अब जब स्वर्ण सिंह समिति बनी तो इसके बेसिस पर चीजें रेडी करी जाती हैं और ये आपको 8 फंडामेंटल ड्यूटी सौंपती है, लेकिन सरकार इसमें 2 एड ऑन करती है, +2 एडेड बाई सरकार। सरकार इसमें 2 एड ऑन करती है और 10 लागू कर देती है, 10 लागू करती है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 11 है, वर्तमान में 11 है। और वो कैसे? क्योंकि सर 86वां संविधान संशोधन जो अब आपका हुआ 2002 में, उसमें शिक्षा के मौलिक कर्तव्य को यहां जोड़ दिया गया, तो इन्होंने शुरुआती तौर पर 10 रखी थी। याद रखेंगे? बहुत बढ़िया, मैटर खींचो सर, ये लीजिए। 11 मौलिक जो कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था? सर 86वें संविधान संशोधन 2002। 97 के द्वारा आपको क्या क्या देखने को मिलता है? सर पहले तो इसके माध्यम से सहकारी समिति बनी। क्या बना भाई इसके माध्यम से? इसके माध्यम से बनती है सहकारी समिति। सहकारी समिति आपको देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहां पर आपको पता लगता है, सहकारी समिति में आपको पता लगता है 2011 97वें संविधान संशोधन 9B 243 ZH से लेके ZT, ये आर्टिकल है, ठीक है, याद रखेंगे, परफेक्ट। दूसरा आपको देखने को मिलता है 43B, अगला आपको देखने को मिलता है 19 फर्स्ट का C। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी में है। 101 में GST जोड़ी जाती है, 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संशोधन ही इस आधार पर हुए थे। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, बिना किसी परेशानी के मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? फंडामेंटल ड्यूटी आपको कहां देखने को मिलती है? सर फंडामेंटल ड्यूटी 51A में आपको देखने को मिलती है। बहुत आसान हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, याद रखो। अगला सवाल ये रहा कि समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की जो बात कही गई है वो कब कही गई थी? फटाफट बताइए। फटाफट हम बात करते हैं किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही है। सर संथाराम समिति, मुझे याद आता है संथाराम समिति 1962 की है। इसी के बेसिस पर 1963 में CBI बनी थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसी के बेसिस पर आपका रेडी हुआ है, इसी के बेसिस पर आपका रेडी हुआ है। इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति आपको जो देखने को मिलती है, पहले स्वर्ण सिंह की बात करते हैं, ये 1976 में बनी थी। और बलवंत राय मेहता समिति जो आपको देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिलती है बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अंतर्गत। तो इसके बारे में भी आप चीजों को याद रखेंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना। तो बलवंत राय मेहता समिति आपको यहां देखने को मिलती है, जिसके बारे में मैंने चर्चा करी थी। बलवंत राय मेहता समिति आपको देखने को मिलती है 1957 में। इसके अंदर जो लेवल देखने को मिलते हैं, ट्राई लेवल आपको देखने को मिल जाते हैं, 3 स्तरीय ढांचा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति करेक्ट है। अशोक मेहता समिति 1977 में आपको देखने को मिलती है। इसके बारे में पूरी तरीके से चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। कोई समस्या हुई? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़िए। 11वां मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी आपको देखने को मिलती है 11वें नंबर की, तो यह आपकी क्या है? सर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना मौलिक कर्तव्य। जब जैसे आपको कल को बच्चा होगा, ठीक है, तो उस बच्चे को पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, उस बच्चे को पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। इसी वजह से जब वो 6 से 14 वर्ष के बीच में रहे तो उसको पढ़ाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। 51 के ए का आपको ए देखने को मिल जाएगा। पे टैक्सेस रेगुलरली, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, 51 ए का जी आपको देखने को मिल जाएगा। संविधान का पालन करना 51 ए का ए में ही आपको दिया गया है। टैक्स पे करना, ऐसा कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। भारत के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो डायरेक्टली टैक्स पे कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल ये रहा, कौन सा मौलिक कर्तव्य वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों की सुरक्षा पर जोर देता है? जैसे आपके घर वाले भी हैं, हो सकता है आपको किसी जानवर के नाम से बुलाते हो, आपसे कहते हो कि हाँ भाई हमारा तो कितना क्यूट सा गेंडा है, ये इस तरीके की चीजें कही जाती है, घर वाले कह देते हैं भाई, ठीक है, घर वाले कह देते हैं। तो सीधे तौर पर अगर मैं आपको बात बताऊं, आपकी सुरक्षा भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और वो क्यों है? क्योंकि बाबू 51 ए का जी होता है, ये फंडामेंटल ड्यूटी होती है, जिसके अंदर इसके बारे में कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है, याद रखना, इसको पूरा ध्यान से याद रखना, ठीक है। जे के अंदर बताया जाता है
हमेशा ऐसे काम करना जिससे देश तरक्की की राह पर आगे भागे। ठीक है, आगे हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य लागू होंगे, किस पर लागू होंगे? ओनली इंडियन सिटीजन्स पर, केवल इंडियन सिटीजन्स पर लागू होंगे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों से वैज्ञानिक सोच रखना, मानवतावादी और जांच की भावना को रखना के बारे में बात करता है? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। आपको वैज्ञानिक सोच रखनी है। वैज्ञानिक सोच क्या होती है? जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, अब हम रास्ते में नहीं जाएंगे। ठीक है, दूसरा छींक मार देंगे, अब शगुन हो जाएगा, अब नहीं जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, इस प्रकार की सोच को छोड़ना होगा, मानवतावादी बातों को छोड़ना होगा। सर महिलाओं को कि ये तो छोटी है महिला, ठीक है, मर्दों के बीच में महिलाएं क्यों बोलेंगे? बट ऐसा भी होता है, बहुत सारे मर्दों से अधिक बुद्धि महिलाओं में होती है। सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कैसे संभव हो जाएगा? बेटा जब आप यूपीएससी के टॉपर्स देखोगे ना, उसमें महिलाएं ज्यादा दिखेंगी, क्लैरिटी आती है कि महिलाओं में बुद्धि ज्यादा है। सर क्या बात कर रहे हो आप तो गलत नहीं, सच्चाई यही है। आज की डेट में आप करंट अफेयर्स पढ़ के देखोगे तो मेजरली महिलाएं वहां आ रही हैं, क्योंकि पुरुष जो हैं वो महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है, मानवतावादी विचार यही होते हैं कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं का अपमान करती हो। तो 51A के F के अंदर इसके बारे में चर्चा की जाती है। अच्छा, इसके करेक्ट है वैज्ञानिक सोच को रखना, ये H में आपको देखने को मिल जाएगी। H में आपको देखने को मिल जाएगी संस्कृति की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, ये 51A के F में है। I के अंदर क्या है? हिंसा से दूर रहना। देखो आज की डेट में क्या है कि कहीं पर लड़ाई बाज रही हो, तुरंत गाड़ी में से ओ हो लड़ाई बाज रही है मजा आ गया दो रैप्टे और लग गए, मजा आ गया। इससे आप दूर रहिए, इस तरीके की चीजें सही नहीं होती। ये मैं नहीं कर, ये कहा रहा है आपका 51A का फर्स्ट। ठीक है, याद रखना। 51A के जे के अंदर मैंने बता दिया, हमेशा ऐसे कार्य करना जो आपको देश को तरक्की की राह पर आगे लेकर जाए। सर अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो 3 बार थूक के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। क्या बोलूं मैं, फैमिली सो है, फैमिली सो है, वरना मैं बता देता, ऐसी ऐसी मैं तुम्हें बताता, पर क्या करूं फैमिली सो है। ना करें भाईजान, ना करें। अगला सवाल, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा मैं बता चुका हूं, 51A का आई हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दे आर जस्टिकेबल इन कोर्ट्स, नो दे आर नॉट जस्टिकेबल, दे आर नॉन जस्टिकेबल। इसी वजह से इनको 51(4) के ए में इसी वजह से इनको रखा गया। स्वतंत्रता संग्राम में महान आदर्शों को सजोना, उनका पालन करना और कर्तव्यों का हिस्सा रखना, ये 51A के बी में आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संविधान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना, ये 51A के ए में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों के सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ाने की बात करता है? ठीक है सर, भाईचारे की भावना बनी रहनी चाहिए, इसके बारे में आपको देखने को मिलता है कि भाईचारे की भावना बनी रहनी चाहिए। ये आपको कहां देखने को मिलता है? सर भाईचारे की भावना को लेकर अगर हम बात बताते हैं तो यह आपको देखने को कहां मिलता है? ठीक है, चलिए, ठीक है, बिना किसी परेशानी के यह आपको देखने को मिलता है 51A के ई में आपको देखने को मिलता है। 51A के ई में आपको देखने को मिलता है, भाईचारे की भावना बनी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा प्रदान करने के लिए कर्तव्य में जाना, यह आपको देखने को मिलता है डी के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहना, यह आपको यहां देखने को मिलता है। संविधान के कार्य की समीक्षा करने और मौलिक कर्तव्यों की न्यायसंगत बनाने का सुझाव देने के लिए 1999 के अंदर कौन सी समिति आपको देखने को मिलती है? 1999 में यह बताया जाता है, एक समिति बनती है, क्या फंडामेंटल ड्यूटी सही थी? ठीक है, चलिए, ठीक है, देखो करेक्ट आंसर है ये आपकी जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया कमीशन आपको देखने को मिलती है। एम.एन. वेंकट चलैया कमीशन आपको देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये है, सरकारिया समिति इंटरनल स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करती है, सरकारिया समिति। पुंछी आयोग 2007 है, सरकारी समिति 1983 है। पुंछी आयोग भी सेंटर और स्टेट के रिलेशन की बात करता है। सरकारिया समिति इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसी के बेसिस पर 1990 में आपका इंटर स्टेट काउंसिल भी बना था, इंटर स्टेट काउंसिल भी बना था। और इंटर स्टेट काउंसिल आपको देखने को मिलता आर्टिकल 263 के अंदर, आर्टिकल 263 में आपको ये देखने को मिल जाएगा।
अगला सवाल ये रहा, समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है, ये कहां पर है? बताइए। संस्कृति का समृद्ध विरासत का ध्यान रखना 51 ए के जी में है। बाबू मुझे तो ये डायरेक्टली याद है, ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के याद कर लेना, पेपर में ऐसे सवाल आएंगे। यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल में जब ये पहले ही क्लॉजेज में आ चुके हैं तो ये सवाल आएंगे, ठीक है। चलिए, कौन सा मौलिक कर्तव्य विशेष रूप से माता पिता अभिभावकों के लिए निर्देशित है? इसके बारे में याद रखना। बड़ों का सम्मान करना आपको देखने को मिल जाएगा, बड़ों का सम्मान करना आपको यहां देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है, याद रखें। तो बड़ों के सम्मान को लेकर इसके अंदर जो चर्चा की जाती है वो कहां की जाती है? एच में की जाती है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय मौलिक कर्तव्यों को महत्व दिया जाना चाहिए? कांस्टेबल 2018। ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है, इसके आगे के सवाल समाप्त होते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जो बच्चा इसका सही जवाब देगा अगली क्लास में उसको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। चलो, अच्छा, यहां होती है क्लास कंप्लीट। आपको 2-3 बातें विशेष तौर पर मैं बता रहा हूं, कोई भागो मत। पहली बात, ये क्लास कोई आम क्लास इसलिए भी नहीं है क्योंकि विजयी भव क्लास का सीधा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस बार सिलेक्शन लेकर आए। मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं कि मुझे आपके केवल 30 दिन चाहिए। 30 दिन जो बच्चे रेगुलर आ सकते हैं वो लाइव रेगुलर आए, इसी वजह से रात के 9 बजे मैं क्लास ले रहा हूं। सुबह मेरी क्लास 8 बजे से शुरू होती है, रात में 9 बजे अभी भी खत्म कर रहा हूं। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाद में इसको रिकॉर्डेड देखें। देखो, देखने के लिए रिकॉर्डेड भी देख लो, कोई इशू नहीं है, बट इसको लाइव जरूर देखा करो। समय निकालकर रोज 9 बजे आप आइए और अपने नंबर को बहुत बेटर कीजिए, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को समझने का प्रयास करना। अगर आप रेगुलर आते हो तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी डेवलप होंगे। 30 दिन रेगुलर क्लास में बने रहना है। इस क्लास के नीचे कमेंट जरूर करके जाना कि सर हम रेगुलर 30 दिन रहेंगे, 30 डेज 30 डेज 30 डेज। अगला पॉइंट ये कि अगर आप में से कुछ जीडी वाले बच्चे भी हैं जो एसएससी जीडी के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल तैयार फुल खुल के हो चुके हैं, तो जीडी की एक क्लास है, स्पोर्ट्स की क्लास होने वाली है कल सुबह। ये क्लास परसों हुई थी, ये क्लास कल हुई थी, ये आज हुई थी और ये कल होगी। भैया हर एक बच्चे को इसके अंदर आना है और अभी जाके इसको लाइक कर देना, सो दैट कि जीडी के अंदर भी अगर आपने फॉर्म भरा है तो वहां भी आपकी एक सीट निकलवा दें। आपके मोहल्ले में जो अभी सिर्फ आपका रौला होगा, मैं चाहता हूं भौकाल हो, वो 2-3 पेपर निकाल के होगा। और इस क्लास में कल जरूर आना, ठीक है। चलिए सर, मैं तो आपका कट्टर स्टूडेंट हूं, जो मेरा कट्टर स्टूडेंट है वो इस बार सिलेक्शन लेके जाएगा, इस बात को मैं यहां ओपन प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कह रहा हूं। अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए करंट अफेयर्स की लेकर जो करंट अफेयर की क्लास है वो परसों आपकी शुरू हो रही है। हमने सोचा था कल हो जाएगी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं चल पा रही, परसों शुरू हो रही है करंट अफेयर्स। क्लास को लाइक कर देना, आप ही की क्लास है। जय हिंद, वंदे मातरम।